हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले एक और चैप्टर का खात्मा जो कि रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो है ये सबसे ज्यादा एएमयू, बीएचयू और जामिया में पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। इससे हमेशा 3 से लेकर 4 सवाल आते रहते हैं। और जितने भी चैप्टर हम करने वाले हैं 2025 से लेकर 2026 के सेशन के लिए, वो जितने भी लेक्चर हैं वो सब आपके वन शॉट हैं। जो भी चैप्टर खत्म होगा वो वन शॉट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो 2 घंटे का लेक्चर हो चाहे वो 2.5 घंटे का लेक्चर हो। पर जो चैप्टर रहेगा वो आपका वन शॉट के अंदर ही फिनिश हो जाएगा। और इस तरीके से फिनिश होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे के पूरे एज इट इज, जो सवाल हैं वो पूरे एमयू के अंदर पूछे जाएंगे, जामिया के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के और देखते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि पॉलीगन क्या है, कर्व क्या है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। तो हम खाली यहां पर क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ने आए हैं। क्वाड्रिलेटरल से जितने भी अलग चीजें टॉपिक हैं सबसे पहले उनको रिवाइज करेंगे और फिर हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें दे रखी होती है हमारे आसपास, जिनका हम एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं। वो ज्यादातर चीजें हमेशा क्वाड्रिलेटरल से ही बिलोंग करती हैं। इस चैप्टर का नाम जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से ये मत समझना कि हम क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ने आए हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे कि जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल का कोई इस्तेमाल नहीं है। बस उससे पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर देखते हैं इस चैप्टर के अंदर आप सबको क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो हम रिवाइज करेंगे वो क्या रहेगा, कर्व्स। सबसे पहले हम कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉलीगन्स के बारे में, फिर ये जो पॉलीगन है, ये जो कर्व्स है, इसके भी कुछ टाइप है। ओपन कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व क्या है और सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है। फिर पढ़ेंगे हम पॉलीगन। पॉलीगन के बाद उसके क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद पूरा क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। तो हमें बेसिकली ये वाली चीजें हमें टॉपिक क्लियर करनी है। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो एंगल सम प्रॉपर्टी और इससे पूछा जाता है, पर इससे पहले ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी। तो कर्व्स क्या है कि अगर हम एक ऐसी फिगर बनाएं, अपनी तरफ से हम एक ऐसी फिगर बनाएं जिसके लिए हमें अपना पेन ना उठाना पड़े, हम बस ड्रॉ करते हुए चले जाएं, हमें अपना कहीं पर भी पेन ना उठाना पड़े, उसको क्या कहते हैं, हम कर्व्स कहते हैं। कर्व का मतलब क्या है, कर्व का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अपनी तरफ से ये कुछ बनाया और मैं बनाते जा रहा हूं, मैंने पेन नहीं उठाया, मान लो मैंने पेन नहीं उठाया और बस मैं ये बनाते हुए जा रहा हूं, तो ये क्या एक कर्व है, ये क्या एक कर्व है। ये जो मैंने आप सबके आगे रेड रेड से लाइन से बनाया है ये क्या एक कर्व है। कर्व का मतलब क्या है कि मैं एक फिगर बनाऊं, क्या बनाऊं, एक फिगर बनाऊं जो कि एक प्लेन सरफेस पर हो और विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल, और उसको मैं ना उठाऊं, पेंसिल को बिना उठाए मैं एक जो फिगर बना रहा हूं उसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। ये जो बनाया ये भी क्या एक कर्व है, ये भी क्या एक कर्व है, ये भी क्या एक कर्व है। जैसे मैं कुछ भी बनाता हूं, जैसे मान लो ये बनाया, मान लो ये बनाया, ये क्या एक कर्व है, ये भी क्या एक कर्व है। कर्व के अंदर बस मुझे पेंसिल नहीं उठानी होती है। अब कर्व जो है बेसिकली कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा, एक ओपन कर्व और एक क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व का मतलब क्या है, ओपन कर्व का मतलब है कि मैं जहां से स्टार्ट करना, जहां से बनाना शुरू करूं वहीं पर एंडिंग नहीं होनी चाहिए। बस जैसे मैंने इस पॉइंट से यहां से बनाना शुरू करा तो ये ए पॉइंट हो गया, मैं यहां से गया, अब एंडिंग कहां पर करिए, बी पॉइंट पर करिए। तो ये जो मैंने ड्रॉ करा है पूरा, ये क्या एक ओपन कर्व है, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह नहीं है। और जब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जब एक जगह ना हो तो उस कर्व को क्या बोला जाता है, ओपन कर्व बोला जाता है। ओपन कर्व that does not end at the end of starting point is called open curve। ऐसा एक कर्व जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से तो स्टार्ट हुआ पर वो एंड ना हो स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो उसको क्या कहते हैं, हम ओपन कर्व कहते हैं। ये बहुत इजी है। जैसे मैंने ये बनाया, ये भी क्या है एक ओपन कर्व, क्योंकि इसका ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है एंडिंग पॉइंट, तो दोनों क्या है अलग है। और जब अलग है तो इसको क्या कहेंगे, हम ओपन कर्व बोलेंगे, इसको ही क्या बोलेंगे, हम ओपन कर्व बोलेंगे। इजी है। क्लोज्ड कर्व क्या है,
क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है, बेसिक कि क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने कुछ भी बनाया, ये बनाते हुए चले गए, पर मैंने एंडिंग जो है वो इसी पर करी। मैं ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और मैं खत्म कहां पर भी कर रहा हूं, ए पॉइंट पर कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं हम, क्लोज्ड कर्व कहते हैं। क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि जो पूरी फिगर है ये एक तरह से बंद हो जाए, ये क्या हो जाए, बंद हो जाए, इसमें जाने का कहीं से रास्ता ना हो। अब मैं कहीं से जा सकते हैं इसके बीच में तो नहीं है, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या है कि जो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो, उसको क्या कहते हैं हम, क्लोज्ड कर्व कहते हैं। जो जहां से स्टार्ट हो वो अगर वो वहीं पर खत्म हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड कर्व। जैसे मैंने ये बनाया, ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है। मैंने ये बनाया, ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है। तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, बेसिक जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सब क्लोज्ड कर्व पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे हम, जितने भी पॉलीगन्स पढ़ेंगे, वो सब क्या है, हमारे क्लोज्ड कर्व रहने वाले हैं। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि मैंने एक फिगर बनाई और उसमें मैं लाइंस को इंटरसेक्ट ना करूं कभी। इंटरसेक्ट मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन से काटूं नहीं, मतलब क्या है बेसिक, जैसे मैंने ये फिगर बनाई, ए से स्टार्ट हुए, ए पे ही खत्म हो गए, ये क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि इसमें जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करनी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, कहीं पर दो लाइन जो है वो आपस में मिल जाए, आपस में मिल जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या ये क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व तो है पर ये सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्लोज्ड कर्व तो है, पर हम उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बोलेंगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब है बेसिक, जैसे मैंने ये बनाया, ये क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। जैसे मैंने ये बनाया, क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों कहां पर मिल रही है लाइन, इस वाले पॉइंट पर। जैसे मैंने ये बनाया, क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो है, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो वो क्या होगा, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व होगा। क्लोज्ड कर्व हर एक चीज है, क्लोज्ड कर्व से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बस बंद होना चाहिए। जहां से स्टार्ट हुई है चीज वहीं पर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व का सिंपल मतलब ये है जो सिंपल फिगर हो, जिसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो। तो आगे इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब सिंपल क्लोज्ड कर्व पढ़ने वाले हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब सिंपल है कि एक कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना कर रही हो अपने ही आप को। जैसे ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मैंने ये पूछा, ये क्या है, ये क्या है, तो ये भी क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये भी क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। जैसे मैंने बोला ये क्या है, ये क्या है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहां पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है सब। और जब इंटरसेक्ट होने लग जाएगा तो उसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बोलने वाले। तो बेसिक है यहां तक कि जो ओपन कर्व है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड नहीं होना चाहिए, उसको ओपन कर्व बोलेंगे। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है कि जो चीजें जहां से स्टार्ट हुई है वो वहीं पर बंद हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड कर्व। और सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है कि जो एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट ना करे, बिल्कुल सिंपल रहे, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना रहे, उसको क्या कहते हैं हम, सिंपल क्लोज्ड कर्व। आगे पॉलीगन। पॉलीगन इस चैप्टर और आगे जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर पढ़ने वाले हो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ोगे, और जैसे ही आप एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस एंगल का सम कितना रहने वाला है। तो पॉलीगन क्या है,
तो पॉलीगन का सिंपल मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है साइड्स। पॉली का मतलब क्या होता है? साइड्स। मतलब कि जो जितना भी कोई एक फिगर बनी हुई है वो सिर्फ एक साइड से ही बनी हो। कंडीशन क्या है कि चीजें हमेशा किससे बनी हो? पहला कि वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, अभी पढ़ के आए हो। पहला कि वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। दूसरा, सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा कि वो एक, जितनी भी फिगर मैंने बनाई है वो सब लाइन सेगमेंट से बनी हो, वो सब लाइन सेगमेंट से बनी हो। और इन्हीं लाइन सेगमेंट्स को हम साइड्स कहते हैं। इन्हीं लाइन सेगमेंट को हम साइड्स कहते हैं। लाइन सेगमेंट नहीं आ रहा, लाइन समझ लो, बस एक लाइन से बनी हो। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। उसको हम क्या कह देंगे? पॉलीगन कह देंगे। उसी को क्या कह सकते हैं हम? पॉलीगन कह सकते हैं। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, अपनी तरफ से एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाना है मुझे, मतलब एक ऐसी फिगर बनानी है जो कि बंद हो जाए, और मुझे लाइन सेगमेंट से बनानी है। क्या बनानी है मुझे? लाइन सेगमेंट से। उसके अंदर कर्व नहीं ले सकता हमें। जैसे मैंने ये क्या है? कर्व है। जैसे मैंने ये यहां से बना दिया, ये क्या है? कर्व है। जैसे मैंने ये सब लाइन से बनाए, ये सब किससे बनाए? लाइन से। तो ये क्या है? एक पॉलीगन है। ये क्या है? एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन को हम भी ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, हमें एक क्लोज्ड फिगर बनानी है और जो कि लाइन सेगमेंट से ही बनानी है। तो लाइन सेगमेंट, जैसे मैंने अपनी तरफ से एक लाइन खींची, क्या एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है? तो नहीं है। मैंने एक और लाइन खींची, क्या एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है? तो ये भी नहीं है। मैंने एक और लाइन जोड़ दिया, अब ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और ये जो है ये किससे बना हुआ है? सब लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। तो ये सब किससे मिलके बने हुए हैं? लाइन से। और इसके अंदर कितनी साइड्स बनाई हैं हमने? टोटल 3 साइड बनाई हैं और इसी 3 साइड वाले को हम ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर हमें एक पॉलीगन बनाना है तो हमें कम से कम मिनिमम कितनी साइड चाहिए? 3 साइड चाहिए। कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। कम से कम कितनी चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, जब ही हम एक सिंपल क्लोज कर्व बना सकते हैं। और पॉलीगन जो है वो 3 साइड का तो होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ये सब जो है, अब बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो किससे मिलके बना हो? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। और क्या होना चाहिए? सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। बस इतना समझ लो कि वो क्या बना देगा? एक पॉलीगन बना देगा। और पॉलीगन बनाने के लिए हमें सबसे कम साइडें कितनी चाहिए होती है? 3 साइडें चाहिए होती हैं। 3 साइड को मिला के क्या कह देंगे हम? उसको ट्राइंगल कह देंगे। क्या हम भैया 4 साइड नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी जोड़नी है उतनी जोड़ दो। बस सिलेबस के अंदर हम कितनी साइडों का सम पढ़ने वाले हैं? 10 साइडों का। हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे कम कितनी साइड लगी? 3। सबसे कम कितनी साइड लगी? 3। तो मैंने 3 साइड, अगर कोई भी चीज 3 साइड से बनी हुई है तो उसको क्या बोलोगे? ट्राइंगल। उसको क्या बोलोगे? ट्राइंगल। मैंने 4 साइडों से मिलकर बना दी। कितनी साइडों से? 4 साइड से मिलकर बना दी। तो उसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल। उसको क्या कहते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर मैंने 5 साइड मिलके बना दी, अगर मैंने कितनी साइड ले ली? 5, तो 5 साइड वाले को क्या कहते हैं? पेंटागन। 5 साइड वाले को क्या कहते हैं हम? पेंटागन कहते हैं। अगर मैंने 6 साइड ले ली, अगर मैं 6 साइड लेता हूं तो उसको क्या कहते हैं हम? हेक्सागन। उसको क्या कहते हैं हम? हेक्सागन। जिसमें हमने 7 साइड्स ले ली, 7 साइड्स, तो उसको क्या कहते हैं हम? हेप्टागन। उसको क्या बोलेंगे हम? हेप्टागन बोलेंगे। अगर हमने 8 साइड ले ली, अगर 8 साइड ले लोगे तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्टागन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्टागन। जिसमें हमने 9 साइड्स ले ली, उसको बोलेंगे हम नोनागन। और जिसके अंदर हमने 10 साइड्स ले ली, उसको बोलेंगे हम डेकागन। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन। जिसके अंदर हम 3 साइड लेंगे, जिसके अंदर हम 3 साइड्स लेंगे उसको ट्राइंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जरूरी नहीं है ऐसा बने, 4 साइड हम कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे।
ये भी क्या है, एक 4 साइड है, मान लो यहाँ से ज्वाइंट है, ऐसा कुछ है, ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो 4 साइड होनी चाहिए, बेसिक उसको क्या कह देंगे हम, क्वाड्रिलेटरल कह देंगे। तो 3 साइड वाले को क्या कहते हैं हम, 3 साइड वाले को ट्राइंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स पेनागन और 10 साइड्स डेकागन। ये टोटल 10 क्लासिफिकेशन है। आपके सिलेबस में जो 8 तक है वो 8 दे रखे हैं, 2 हमने अपनी तरफ से बढ़ा दिए हैं क्योंकि एएमयू के अंदर ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो बेसिक ये 10 साइड्स वालों पर हमने ये पॉलीगन्स बना दिए हैं। अब थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं, आप पहचानना ये कौन सी फिगर है। जैसे मैंने पूछा कि ये कौन सी फिगर है, ये कौन सी फिगर है, तो इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4, कितनी साइड है इसकी, 4, और 4 साइड वाले को क्या कहेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये क्या है, इसके पास कितनी साइड है हमारे पास, 1 2 3, कितनी साइड है इसके पास, 3, तो ये क्या बन गया हमारा, ट्राइंगल। ये क्या बन गया, ट्राइंगल। इसके पास कितनी साइड है, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन चुका है, पेंटागन। जिसके पास 5 साइड हो उसको क्या कहेंगे हम, पेंटागन। और ये सब, ये भी रेक्टेंगल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जितना भी है क्लासिफिकेशन, ये बस 10 साइड्स आते हैं। अब हम इनके बारे में ये जानेंगे कि इसके जो जितने भी अंदर के एंगल है, जैसे ये और ये, इनका सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। अगर एक का निकालें तो कितना आएगा, और 4-5 का निकालें तो कितना आएगा। पर उससे पहले क्या पढ़ना है हमें, ये तो क्लासिफिकेशन था, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे थोड़े से टाइप्स। सबसे पहले समझ लेते हैं डायगोनल क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं हम डायगोनल क्या है। तो डायगोनल का मतलब होता है कि अपोजिट वर्टेक्सिस को आपस में जोड़ देना। अपोजिट मतलब आमने सामने वाले वर्टेक्सिस को आपस में जोड़ देना, आमने सामने वाले वर्टेक्सिस को आपस में जोड़ देना, या फिर जितनी भी नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्सिस है उन सबको जोड़ दो। जितने भी नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्सिस है उन सबको जोड़ दो। जैसे मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बनाया मैंने, और इस रेक्टेंगल के अंदर तुम्हें डायगोनल बनाना है। तो ऐसे कितने कोने हैं जो आपस में नहीं मिले हुए, उन सबको मिला दो। ये वाला इससे नहीं मिला हुआ तो इसको मिला दो, ये वाला इससे नहीं मिला हुआ इससे मिला दो। क्या कोई और कोना है जो खाली पड़ा हो, तो नहीं है। तो इसके कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल हो गए। जैसे मैंने बनाया पेंटागन, जैसे मैंने बनाया अपनी तरफ से एक पेंटागन। जैसे मैंने ये पेंटागन बनाया, तो पेंटागन के अपोजिट नहीं, जितने भी हमारे वर्टेक्सिस दे रखे हैं उन सबको ज्वाइन कर दो जो नहीं मिल रही है। क्या ये इससे मिली हुई है, ए बी सी डी ई नाम दे दिया। क्या बी ई से मिला हुआ है, नहीं था तो हमने मिला दिया अपनी तरफ से। क्या बी डी से मिला हुआ है, तो नहीं था, ये भी मिला दिया। क्या ई सी से मिला हुआ है, नहीं था तो मिला दिया। क्या ए मिला हुआ है सी से, नहीं था तो मिला दिया। ए डी से नहीं मिला हुआ था। तो जितने भी कोने थे जो नहीं मिल रहे थे उन सबको हम मिला दें तो उसको ही क्या कहते हैं हम, डायगोनल। कितने डायगोनल बने, 1 2 3 4 5, कितने बने, 5 बने। जैसे हमने बनाया एक ट्राइंगल, क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल बनाया और मैंने बोला कि इसके कोनों को मिलाओ, कि इस वाले कोने और ये वाला कोना और ये वाला कोने में कोई मतलब ये इससे मिला हुआ है, हाँ जी मिला हुआ है, ये रिलाइन। और ये इससे मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, मिला हुआ है। और कोई रीजन तुम्हारे पास, ये इससे मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं आपस में। और जब सब मिले हुए हैं तो डायगोनल क्या आएंगे, इसके 0 आएंगे। इसके डायगोनल कितने आए थे, 2। इसके कितने आए, 5। क्या इसका कोई फॉर्मूला है, क्या हम ऐसी बना के देखेंगे? तो इसका क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है कि कितनी साइडों पर कितने डायगोनल बनने वाले हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये डायगोनल कितने बनने वाले हैं?
तो इस डायगोनल को कैलकुलेट करने के लिए आप सबको क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ डायगोनल का, तो नंबर ऑफ डायगोनल ऐसे गिनती ना करनी पड़े n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। n का मतलब क्या है यहां पर, n का मतलब है नंबर ऑफ डायगोनल, n का मतलब क्या है यहां पर, नंबर ऑफ डायगोनल, सॉरी n का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब क्या है यहां पर, नंबर ऑफ साइड्स। आप सबको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स जो है आप सबको तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने, नंबर ऑफ साइड हम बताएंगे, या फिर उल्टा सवाल भी पूछ लेता है एएमयू के अंदर। जैसे मैंने पूछा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के पास कितनी साइड है, इसलिए पढ़ाया था सबसे पहले, क्वाड्रिलेटरल के पास कितनी होती है, पेंटागन के पास कितनी होती है, हेक्सागन के पास कितनी होती है। तो इन सबको एक कॉपी बनाओ और उसके अंदर उतारना भी शुरू कर दिया करो। तो ये हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेनागन, तो ये जब दे रखे हैं तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, पहले याद करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी साइड होती है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारी 4 साइड होती हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। अब यहां पर पुट कर दो, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, n की जगह लगाएंगे हम 4, तो 4 ब्रैकेट 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर क्या लगा दो, 4 लगा दो। क्या आएगा ये 4, 4 में से 3 गया 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 4 बाय 2, कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। क्या हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितनी 4 साइड थी, क्या उसके अंदर हमने 2 ही देखे थे, जी हाँ, कितने डायगोनल थे, 2 थे। ऐसे हम इसमें चेक करते हैं क्या ये भी सही है हमारा, तो नंबर ऑफ डायगोनल हम निकालते हैं 5 साइड वाला होगा, 5 साइड मतलब पेंटागन, किसका निकालते हैं हम, पेंटागन का निकालते हैं। पेंटागन के अंदर कितनी साइड होती है हमारी, टोटल 5 साइड होती है, तो 5 यहां पर लगाएंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, जैसे ही हम नंबर ऑफ डायगोनल निकालना शुरू करेंगे तो n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, n की जगह क्या लगाएंगे हम 5 लगाएंगे, तो 5 ब्रैकेट 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 ब्रैकेट में से ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, क्या आया 5 आया, क्या आया 5 आया, 5 ही आ रहा था पहले भी। तो हमने बना के चेक ना करने की जगह हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूले से क्या होगा, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ साइड है 8, कितनी है 8, ऑक्टागन है, ऑक्टागन है तो यहाँ लगाओगे 8, और 8 में से 3 गया यहाँ जाएगा 5, और 8 किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 4 जा और 4 5 जा 20, तो मतलब ऑक्टागन पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे हमारे 20 निकल के आ जाएंगे। तो ये आप सबको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे कॉपी में, और आप सबको कैलकुलेट करना है कि हेप्टागन के अंदर, हेप्टागन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है आपको टाइम स्टैम्प के साथ। बहुत देर से कोई सवाल भी नहीं पूछा है तो टाइम स्टैम्प के साथ आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में बताना है, किसके, हेप्टागन के। और इसके क्वेश्चन हम करेंगे आगे की तरफ, पर सबसे पहले समझते हैं इसके कुछ पॉलीगन के टाइप। तो पॉलीगन के टाइप जो है ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, और भी इसके 2 टाइप है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्वेक्स क्या है। कॉन्वेक्स, वेक्स का मतलब होता है कि जो एरिया है थोड़ा सा उभरा हुआ हो, थोड़ा सा क्या हो, उभरा हुआ, मतलब कर्व टाइप हो। तो कॉन्वेक्स के अंदर जो जितने भी एंगल हैं, ईच एंगल मतलब कोई भी एक फिगर जिसके जितने भी एंगल हैं वो सब जो है वो 180 से छोटे होने चाहिए। जैसे मैंने बनाया ये रेक्टेंगल, तो ये सब क्या है 180 से छोटे हैं। जैसे मैंने बनाया ये ट्राइंगल, ये क्या है, सब 180 से छोटे एंगल्स। क्या एंगल्स के बारे में आप सबको पता है, कैसे पता लगाते हैं कि 180 से छोटा है या बड़ा है। तो एक लाइन पे हमेशा 180 बनता है, तो ये जो लाइन है बस थोड़ी सी टिल्ड हो जाए तो 180 से बड़ा हो जाता है। बेसिक है ये थोड़ा सा। जैसे मैंने पूछा ये, इसका हर एक एंगल क्या है 180 से छोटा है, क्योंकि लाइन सीधी है ही नहीं, जब तक नहीं है जब तक 180 से छोटे हैं। तो जो भी एक फिगर हम बना रहे हैं उसमें हर एक एंगल
180 से छोटा होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। उसी को क्या कहते हैं हम, कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब क्या है, कॉनकेव, तो जनरली कॉनकेव का मतलब है कि जिसका एक भी एंगल अगर 180 से बड़ा हो गया, इसका हर एक एंगल 180 से छोटा होना चाहिए। अगर एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक एंगल भी बड़ा हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉनकेव कहेंगे, एक भी एंगल। जैसे मैंने बनाया तो ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है, पर ये वाला एंगल छोटा है, और ये वाला एंगल, इस वाले में हमें ये इतना होता है 180, इसमें हाथ और घुमाना पड़ा है, इसमें जो हाथ है वो और घुमाना पड़ा है, तो ये क्या बन गया है हमारा, कॉनकेव। ये क्या बन चुका है हमारा, कॉनकेव। मतलब यहां पर जो हम रेफरेंस लाइन खींचे अपनी तरफ से तो 180 कुछ ऐसा बनता, और 180 से ये थोड़ा सा आगे की तरफ निकल चुका है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेव का मतलब क्या है कि अंदर की तरफ हॉलोड आउट होना, अंदर की तरफ हॉलोड आउट होना। आपने ये सब लाइट के अंदर पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ऐसे ये जो अंदर की तरफ हॉलोड आउट है, अगर अंदर की तरफ कोई चीज है जिसके अंदर गड्ढा सा कुछ है तो उसको हम कॉनकेव कहते हैं, और जिसमें सब उभरे हुए हैं बाहर की तरफ उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स के अंदर हर एक एंगल जो है, बस इतना से याद रखो कि हर एक एंगल जो है वो 180 से छोटा होना चाहिए, और इसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 180 से बड़ा होना चाहिए। सीधा सीधा पूछ लेता, कोई फिगर कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधा सवाल पूछेगा, और पूछेगा तो आगे चलते हैं। दो चीजें और होती हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब रोज पढ़ने वाला आदमी, समझ लो। रेगुलर मतलब जो रोज आए, रोज का मतलब रोना नहीं है, जो रोज आए, जो कंसिस्टेंटली अपना काम कर रहा हो, उसको कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या है कि जिसकी हर एक साइड और हर एक एंगल और हर एक साइड जो है वो बराबर हो जाए। Each sides and angles are equal, उसको क्या कहेंगे हम, रेगुलर पॉलीगन। जिसकी हर एक साइड हर एक एंगल बराबर हो उसको क्या कहते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो तीनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। स्क्वायर की जो तीनों साइड, चारों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो कहीं पर भी रेगुलर लिखा आ जाए, बहुत लिखा आएगा। रेगुलर का मतलब क्या है, जितनी भी साइड्स दे रखे हैं, जितने भी एंगल्स दे रखे हैं, वो सब क्या है, आपस में बराबर है, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इधर की तरफ आए हम, इर्रेगुलर पॉलीगन बहुत सारे हैं। जैसे मैं कहने लग जाऊं रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेटन ट्राइंगल, तो ऐसे बहुत सारे फिगर्स के मैं नाम ले दूं तो उसको क्या कहेंगे हम, इर्रेगुलर पॉलीगन। जिसकी जितनी भी साइड्स हैं, जितने भी एंगल्स हैं वो बराबर नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम, इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे किसी ने बोला रेगुलर पॉलीगन ना बोल के रेगुलर पेंटागन। जैसे उसने रेगुलर पेंटागन बोला तो रेगुलर पेंटागन का मतलब है इसकी पांचों साइड आपस में बराबर है, सबका मेजरमेंट सेम है, पांचों साइड आपस में बराबर है और पांचों के पांचों एंगल आपस में बराबर है। उसी को क्या कहते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक था, बस याद रखना। रेगुलर ज्यादातर जो फॉर्मूले लगते हैं वो रेगुलर में लगते हैं, इर्रेगुलर में कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है ज्यादातर केसों में, कुछ है जिसमें हो जाता है वैलिड। अब हम समझते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जितने भी एंगल्स दे रखे हैं हमें, एक्सटीरियर और इंटीरियर, नहीं समझते एक्सटीरियर और इंटीरियर का मतलब है, तो हम पहले ये समझते हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया, और जैसे ही मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया तो ट्राइंगल के अंदर आपसे मैंने पूछा, ट्राइंगल के अंदर जैसे मैंने पूछा ट्राइंगल के अंदर ये कैसा एंगल है, तो ये ट्राइंगल के अंदर है या बाहर है, ट्राइंगल के अंदर है या ये बाहर है, तो अंदर है।
तो अंदर है तो क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर। एक्सटीरियर का मतलब क्या है, बाहर। मैंने ये पूछा ये क्या है, तो ये भी अंदर है। ये क्या है, तो ये भी अंदर है, क्लोज्ड फिगर के अंदर। तो ये जब जितने भी एंगल्स हैं अगर वो क्लोज्ड फिगर के अंदर है तो उसको बोला जाता है इंटीरियर। मैंने पूछा ये क्या है, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल ये है, तो ये ट्रायंगल के क्या है, बाहर, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सटीरियर। मैंने पूछा ये क्या है, तो ये भी क्या है, बाहर है, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सटीरियर। तो जो एंगल बाहर हो उसको एक्सटीरियर, जो एंगल अंदर हो उसको इंटीरियर। सिंपल सा था। हमें कैसे पता पड़े कि जितने भी एंगल दे रखे हैं इन सबके अंदर वाले एंगलों का सम कितना होगा। हमें कैसे पता पड़े कि अंदर वाले एंगलों का सम कितना होगा। जैसे मैं बेसिक आपसे बात करूं तो मैंने अगर मान लो एक ट्रायंगल बनाया, मैंने मान लो एक बनाया पेंटागन। अब हमें कैसे पता पड़े कि इसका 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 और इसका, इन पांचों एंगलों को जोड़ के कितना आएगा सम। ट्राइंगल का आपने पढ़ लिया होगा कि ट्राइंगल का 180 आता है जी, 6 क्लास में पढ़ा होगा आपने, 5th क्लास में पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल का भी पढ़ लिया होगा जी, 360 आता है। इसका हम कैसे पता करें कि इसके पांचों एंगलों का सम कितना आएगा। मैं बोला हेक्सागन, तो हेक्सागन के तो 6 साइड, और जितनी साइड उतने ही एंगल्स होते हैं। बेसिक जितनी साइड एंगल होते हैं। जैसे मैं एक हेक्सागन ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 क्या है, ये 6 क्या है, हमारे पास एंगल्स हैं। ये 6 क्या है, हमारे पास एंगल्स हैं। तो इन 6 एंगलों का सम कितना आएगा, कैसे पता लगा। तो इसको पता लगाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, एक फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज, आप ऐसे लिख सकते हो 2n - 4 इंटू 90, या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख देते हैं n - 2 इंटू 180। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद। 2n - 4 इंटू 90 लगा दो, या फिर n - 2 इंटू 180 लगा दो। मेरे हिसाब से तो ये लगाओ, बहुत सिंपल है। n का मतलब क्या है यहां पर, नंबर ऑफ साइड। n का मतलब क्या है यहां पर, नंबर ऑफ साइड। जैसे कितनी साइड है इसकी, पेंटागन की 5, तो 5 लगा दो यहां पे। हम किसका निकाल रहे हैं, पेंटागन का। पेंटागन, पेंटागन की साइड कितनी होती है, 5। अगर पेंटागन की साइड 5 है तो 5 लगा दो इसमें। तो फॉर्मूला क्या है, n - 2 इंटू 180। तो n की जगह पर क्या लगा दो, 5 - 2 इंटू 180। 5 में से 2 गया तो 3 इंटू 180, और 180 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 540, मतलब 540। तो ये क्या निकल के आ गया, पेंटागन। तो पेंटागन के इन पांचों एंगलों का सम, इन पांचों एंगलों का सम कितना होगा, 540 होगा। उन पांचों एंगलों का सम कितना होने वाला है, 540 होने वाला है। ऐसे ही अगर सेम मैं आपसे पूछूं हेक्सागन, तो हेक्सागन में यहां क्या लगाओगे, 6, और 6 में से 2 गया तो 4, और 4 का मल्टीप्लाई 180 से आ जाएगा। सिंपल है बहुत, जैसे बेसिक है। जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल का तुम्हें पता है कितना होता है, 180 होता है। ट्राइंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180। पर ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, तो नंबर ऑफ साइड होती है उसके पास 3। ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 3। तो 3 होती है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n - 2 इंटू 180। तो n की जगह क्या लगाओगे, 3, तो 3 - 2 इंटू 180। 3 में से 2 गया 1 इंटू 180, तो कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया।
ऐसी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में हम लगाएंगे यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी फिगर का निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितनी होती है, 8 साइड होती है, तो 8 लगाओगे यहाँ पे तो 8 में से 2 गया 6, और 6 का 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आपका 1080। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। तो हम ऐसे इजीली किसी भी, जितनी भी साइड दे रखी हो, हम उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर भैया किसी ने एक का पूछ लिया तो क्या करेंगे, अगर किसी ने सम ऑफ ऑल ना पूछकर क्या पूछ लिया, ईच इंटीरियर एंगल बताना है आपको। क्या बताना है, ईच इंटीरियर एंगल। किसी ने अगर क्या पूछा, ईच इंटीरियर एंगल पूछा, तो हम कैसे बताने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 दोस्त हो और 5 दोस्त के पास कितने रुपए हैं, 540 रुपए। कितने रुपए हैं, 540 रुपए। तो हर एक दोस्त के पास कितने आएंगे, हर एक दोस्त के पास कितने आएंगे अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो 540 है, 540 को 5 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो काम कर जाएगा, रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो काम कर जाएगा। पर अगर आपसे किसी ने पूछा ईच इंटीरियर एंगल, अगर आपसे किसी ने क्या पूछा, ईच इंटीरियर एंगल पूछा तो क्या करोगे, ईच इंटीरियर एंगल पूछ लिया तो क्या करोगे, अगर आपसे किसी ने पूछा ईच इंटीरियर एंगल, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, एक रेगुलर पॉलीगन हो। तो जो आपका सम ऑफ ऑल आया है, उसको नंबर ऑफ साइड से क्या कर दो, डिवाइड। जैसे यहां 5 का सम, 5 एंगल थे, 5 एंगलों का सम कितना आ रहा है, 540। मुझे एक एंगल का निकालना है, एक का, ईच मतलब एक का निकालना है, तो 5 से इसको क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बनेगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो और लिख लो, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ये किसका फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल का। ये किसका है, ईच इंटीरियर एंगल का, है ना। मेरी आप सबसे एक ही बेसिक बात रहेगी कि आप पहले सम ऑफ ऑल निकालो और उसे जितनी साइड है उतनी से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने पूछा कितना आएगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 0 8, तो कितना आ जाएगा 108। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे निकाल कर दिखाओ हेक्सागन का, किसका निकालना है आपको, हेक्सागन किसका निकालना है, हेक्सागन का क्या आएगा, तो हेक्सागन के पास कितनी साइड होती है, हमारे पास 6 साइड होती है। अगर हेक्सागन का निकालोगे तो 6 साइड, तो 6 लगाओ इस फॉर्मूले में, तो n की जगह पर जैसे मैं 6 लगाऊंगा तो 6 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6। 6 में से 2 गया 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, और 6 से ये चला जाएगा 30 टाइम, और 30 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। सिंपल है, ईच को अगर निकालना है तो सम ऑफ ऑल निकालो और n से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। सम ऑफ ऑल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, और ईच का निकालना है तो उसी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड से उसको डिवाइड कर दो, हो जाएगा। अगर एक्सटीरियर का पूछ ले तो एक्सटीरियर का कैसे निकालेंगे हम, तो एक्सटीरियर क्या है, एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल मतलब जैसे मैंने ये निकाला, तो ये जो मैंने एंगल बनाया 1, ये जो एंगल बनाया मैंने 2, और ये जो एंगल बनाया मैंने 3, ये तीनों बाहर के एंगल है।
जैसे मैंने एक पेंटागन लिया, ये बनाया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये सभी एंगल क्या है? ये सब बाहर के एंगल है, ये भी बाहर, ये क्या है? सब एक्सटीरियर एंगल है। अगर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, किसी का भी पूछे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेप्टागन, किसी का भी पूछे, आपका आंसर एक ही होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। हमेशा कितना होता है? 360। चाहे वो ट्राइंगल हो, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 1 2 3। कितने एंगल है? 3 एंगल है। अगर 3 एंगल है तो इन तीनों का सम कितना आएगा? 360 आएगा। ये 5 एंगल है तो इन पांचों का सम कितना आएगा? 360 आएगा। अगर 1000 एंगल है तो हजारों एंगलों का सम कितना आएगा? 360 आएगा। अगर 20,000 एंगल है तो भी 360 आएगा। अगर 5 एंगल है, 10 एंगल है, 8 एंगल है, कितने भी एंगल है, सबका सम 360। सबका मालिक एक, कितना? 360 एक्सटीरियर एंगल में। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सबका सम सीधे क्या लगाना है? 360 लगाना है, सवाल हो जाएगा। अगर एक का पूछे तो ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या पूछ ले? ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ ले। ईच एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है? मतलब एक का पूछे, एक का जब भी निकालना हो तो जितनी नंबर ऑफ साइड दे रखी है उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जितनी नंबर ऑफ साइड दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, आराम से हो जाएगा। 360 है, 360 को n से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या निकल कर आ जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब एक निकालना है, तो जितना सम दे रखा है उसे n से क्या कर दो? डिवाइड, निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। इन बहुत सारे फॉर्मूले को थोड़ा सा कॉन्क्लूड करते हैं। कॉन्क्लूड का मतलब क्या? कॉन्क्लूजन लाते हैं जी, क्या क्या पढ़ लिया जी हमने। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पॉलीगन, पॉलीगन के बारे में हमने जाना, फिर उसको क्लासीफाई करा, क्लासीफाई के बाद हमने रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कॉनकेव पढ़ा, कॉन्वेक्स पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े। फॉर्मूलेस के अंदर हमने सीखा कि नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला था n ब्रैकेट में n-3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमसे पूछे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर हमसे क्या पूछे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। हमसे पूछे ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल बताओ जी। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या था हमारे पास? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। अगर हमसे ईच पूछेगा तो जो हमारे पास सम ऑफ ऑल होगा उसे हम n से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या था? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या था? एक्सटीरियर एंगल का मतलब सम कितना आएगा? हमेशा 360, चाहे कितनी भी साइड हो। हमसे पूछे ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो ईच एक्सटीरियर एंगल पूछे तो क्या करोगे? 360 डिवाइडेड बाय n। जितनी भी हमें एंगल सम दे रखा है उसे n से क्या कर दोगे? डिवाइड। क्या निकल कर आ जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ जाएगा। और अपनी तरफ से थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूं कि अगर हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 आएगा। अगर हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक ही फिगर का कभी भी जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 180 आएगा। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा 180 आएगा। वो भी एक ही फिगर का होना चाहिए और एक पास ही होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए जी। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? ये क्या है? इंटीरियर, ये क्या है? एक्सटीरियर। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 180 आएगा।
आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा। किसी के भी जोड़ लूं मैं, चाहे पेंटागन, चाहे हेक्सागन, चाहे हेप्टागन, हमेशा क्या आएगा 180 आएगा। सिंपल है, इतना आया। अब इनमें से ये तो बता दो कि कौन सा रेगुलर के लिए लगेगा और कौन सा इरेगुलर के लिए लगेगा। तो रेगुलर के लिए जो फॉर्मूले वैलिड है वो ईच वाले होते हैं। ये ईच वाला, ईच इंटीरियर एंगल, ये कब लगेगा जब वो रेगुलर हो। जब हर एक एंगल बराबर होगा जब तो ईच निकाल पाओगे। अगर एक एंगल बड़ा और एक एंगल छोटा होगा तो तुम वैसे भी नहीं निकाल पाओगे। ये वाला भी कब लगेगा रेगुलर के लिए। तो ये रेगुलर होनी चाहिए इन दोनों के लिए, तभी वो फॉर्मूला काम करेगा। और अब तक जितने भी फॉर्मूले कराए मैंने ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। थोड़े से समझो, लॉजिक लगाओ, समझो, कुछ ट्रिक बनाओ और कैसे भी ना कैसे इनको याद करो। सबसे पहले आप जो है एक फॉर्मूला सीट बनाओ, एक ऐसी कॉपी तो बनाओ जिसके अंदर सभी फॉर्मूले लिखे हों। अगर वो फॉर्मूले लिखे होंगे तो पेपर टाइम में आप इजीली क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। अगर आप इजीली रिवाइज कर पाए, आपके अगर इंपोर्टेंट टॉपिक्स अगर आपके पास है, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको सीधे मिलते हुए दिखेंगे, और सीधे मिलते हुए दिखेंगे तो आप जल्दी जल्दी टिक लगा पाओगे। ना बैठे रहना, सोते रहना, खाते रहना, कोई असर नहीं है। फेल तुम होगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं, ये सब हो गया कंक्लूजन। अब करते हैं कुछ सवाल इस टॉपिक के ऊपर। सवाल क्या है पहला, हमसे पूछा है एक्स बताओ जी। क्या पूछा है, एक्स बताओ, एक्स क्या है। तो अगर x बताना है, ये कितना है जी 90 है जी, ये कितना है 50, ये कितना है 110, ये कितना है x। क्या ये सभी एंगल बाहर के, क्या ये सभी एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का मैंने अभी बताया था आप सबको कि सबका सम कितना होगा, माय गॉड 360 होगा। कितना होगा 360, ये भी 300, इन सबको मिला के कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। 50 प्लस 110 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। 50 और 110 कितना हो गया 160, 160 और 90 कितना हो गया 250। तो x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। अब जिस पे ये ना करना आता हो वो पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखिए ना, नहीं होगा ना तो क्वेश्चन ही पूरा। सबसे पहले क्या देख के आओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तब देखना ये कैसे सॉल्व होगा। प्लस उधर जाके माइनस, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 माइनस 250। तो x इक्वल टू कितना आ गया 110, x बराबर कितना आ गया 110। क्या आएगा इसका आंसर 110 आ जाएगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। इजी सवाल था पहला। दूसरे की तरफ चलते हैं, दोबारा से देखो क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और जल्दी सॉल्व करेंगे इसको हम। ये क्या है 125 है, ये क्या है 125 है यार, ये क्या है 125 है। और बाहर के ये तीनों एंगल हैं, ये तीनों एंगल कहां पर एग्जिस्ट करते हैं हमारे, बाहर है। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। और जब ये तीनों एंगल बाहर है तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा 360 होगा। बताया था कि तीन बाहर के जितने भी एंगल हों उन सबका सम कितना होता है 360। तो दोबारा से ऐसे करेंगे 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। इन तीनों को हमने जोड़ दिया। 125 125 250, 125 125 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो 250 उधर जाके माइनस, तो 360 माइनस 250, x बराबर कितना आ गया 110 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 110 आएगी। कितनी आने वाली है 110 आने वाली है। इस पे आ जाओ जी जल्दी। क्या है ये, डिब्बे से बना के दे देते हो, क्या है ये डिब्बे। तो ये होता है 90 का एंगल। कितने का होता है ये 90 का एंगल होता है। ये डिब्बा जो बना होता है हमेशा कितने का होता है ये 90 का। क्या ये बाहर है, क्या ये बाहर है, सोचो। नहीं है, अंदर है ये फिगर के। क्या ये बाहर है, बाहर है। ये बाहर है, बाहर है। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। ये तो समस्या हो गई। हमने तो बस ये पढ़ा है कि जितने भी बाहर के एंगल होते हैं उन सबका सम कितना होता है 360, पर ये तो अंदर है। पहले इसको कहां लेके आओ, बाहर लेके आओ।
मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब अगर ये 90 है तो ये बाहर वाला भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये 90 है तो ये भी क्या आएगा, 90, जब भी तो इन दोनों का सम 180 होगा। अब भैया सब बाहर है, अब सब बाहर है तो कर दो भैया ऐसे, तो 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। इन पांचों एंगलों का सम कितना रहने वाला है, 360। तो 90 और 60 150, 150 और 90 240, 240 और 70 310, 310। इन सबको जोड़ा मैंने, कितना आया, 310 आया जी, कितना आया, 310। तो 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 310, तो कितना आ गया, 50 आ गया। जिस पर लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहा है तो ये सोच लो कि 310 में क्या जोड़े कि 360 आ जाए, 310 में क्या जोड़े कि 360 आ जाए, इससे हम भी x की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल से सवाल थे ये 3-4। अब आते हैं, थोड़ा सा बढ़िया है क्या ये सवाल, पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, क्या ये, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल, उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 45 है। उसका एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है हमें, 45 दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल अगर 45 है और हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है और ईच दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है, 360/n, कितना होता है, 360/n। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है हमें, 45, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 इज इक्वल टू 360/n। n कहाँ जाएगा, ऊपर, 45 कहाँ आएगा, नीचे। नहीं करना आता, नीचे वाली चीज को कहाँ भेजो, ऊपर, ऊपर वाली चीज को कहाँ भेजो, नीचे। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360/45। क्या करेंगे, इसको काट दो, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0 का 0, तो n बराबर आ गया 40/5, और 5 से काट दो तो 5 8 जा 40, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 8। कि अगर हम नंबर ऑफ साइड यहां पर 8 लगा दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। सही था सवाल। अगला देखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। कितनी साइड से रखी है हमें, 9 साइड दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। क्या पूछा है हमसे, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360/n होगा, 360/n। n नंबर ऑफ साइड कितनी दी है हमें, 9 दी, 9, तो 9 से इसको काट देंगे, 9 4 जा 36, 0 का 0। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल क्या रहने वाला है, 9 साइड के ऊपर 40, कितना रहेगा, 40 रहेगा। सिंपल था। पिछले वाले में हमें साइड दी थी, एंगल पूछा था, इस वाले में साइड्स दे रखी है, एंगल पूछा है। अगला, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। दोबारा से, एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है, 24। हाउ मेनी साइड्स पूछी हैं, मतलब हमसे n पूछा गया है। क्या पूछा गया है, n पूछा गया है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल दोबारा से लिखेंगे हम, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है फॉर्मूला, 360/n। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है हमें, 24 इज इक्वल टू 360/n। n जाएगा ऊपर, 24 का आएगा नीचे, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 3 36। 12 का टेबल नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है, काटते रहना बैठे बैठे। 2 से काटोगे कितना आ गया, 15 आ गया। टेबल तो याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन जब भी तेज हो पाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 15 आ गई। क्यों आई, क्योंकि हमें एंगल दे रखा था, एंगल को हम नीचे भेजेंगे, नंबर ऑफ साइड को ऊपर भेजेंगे, कर देंगे, सिंपल है। अगले की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन। थोड़ा सा सवाल में अंतर आने वाला है,
कितनी साइड होंगी ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट इंटीरियर एंगल। अब ये क्या दे दिया, इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है तुम्हें, 165 दे रखा है इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है आप सबको, 165 दे रखा है ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय n। ये ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख चुका हूं मैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। n का जाएगा यहां से ऊपर, n माइनस 2 इंटू 180 और n गया उधर, तो 165 इंटू n का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम लगाएंगे नहीं। अब क्या करना है, तो 180 का मल्टीप्लाई पहले से और 180 का मल्टीप्लाई दूसरे से। अगर आपने लीनियर इक्वेशन नहीं देखा तो दोबारा आप सबसे गुजारिश है कि आप लीनियर इक्वेशन को देखो, उसके अंदर मैंने बताया कि ये इससे कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। तो 180 का n से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 n, और 180 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू 165 n। अब क्या करोगे, तो ये प्लस का है, इधर आगे क्या होगा माइनस। इन दोनों का इससे भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम और इससे भी कर चुके हैं, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया है और इससे भी मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। सबसे सिंपल तरीका है, इसको इधर लेके आएंगे हम, उसको उधर भेज देंगे, एन वाले एक पास, तो 180 n, ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस, कितना आ जाएगा ये 15n इज इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू क्या आ गई 360 बाय 15, काटो और 15 टू जा 30 और 15 4 जा 36, 15 4 जा 60, ये सब कट गया, n की वैल्यू क्या आ गई 24। देखो आराम से क्या करा, सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल दे रखा था, लिख दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, n भेजा इधर की तरफ, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, ये आया इज इक्वल टू 165n, और फिर इसके बाद क्या करा है, ये मल्टीप्लाई n वाले एक तरफ, और फिर कैलकुलेशन कर दिए सिंपल सी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। क्या बताना है हमें, एक रेगुलर ऑक्टागन का ईच इंटीरियर एंगल बताना है। ईच इंटीरियर एंगल मतलब ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अभी रखा था, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ऑक्टागन है, क्या है ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब n की वैल्यू क्या होगी, ऑक्टागन मतलब n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, n की वैल्यू क्या रहने वाली है 8 रहने वाली है n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू 8 होगी तो यहां पे पुट करेंगे हम, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8, n की जगह पर क्या लिख देंगे हम 8 लिख देंगे, 8 में से 2 गया कितना आ गया 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 4 से इसे कट कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 45 3 जा, तो ये आ जाएगा आप सबका 135। ये सिंपल है, n की जगह क्या लगाओ 8, 8 में से 2 गया 6, 8 नीचे रहेगा, 180 इधर रहेगा। चाहे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो फिर 8 से डिवाइड करते रहना, अगर आप पे कैलकुलेशन जल्दी नहीं आती है, या फिर ऐसे फ्रैक्शनल कट करना सीख लो। अगला, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 45। ये आप करके दिखाओगे, एक्सटीरियर एंगल कितना है 45। क्या करोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, तो 360 बाय n, 360 बाय n। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है आप सबको 45 इज इक्वल टू 360 बाय n, तो n जाएगा ऊपर और 45 आएगा नीचे। अब आपकी चॉइस, करते रहना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, बढ़िया है, रिपीटेड है, एमसीक्यू में दे रखा होता है,
व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगन के लिए? किसके लिए? रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालना है आप सबको, सबसे कम निकालना है। सोचो एक ऐसा पॉलीगन जिसका सबसे छोटा एंगल आ जाए, सबसे छोटा एंगल मिनिमम, तो सबसे कम साइड किसमें होती है? एन की वैल्यू के ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं फॉर्मूले। तो इंटीरियर एंगल पूछा है, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, तो n - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, यही होता है। अगर ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये दे रखा है, सबसे कम साइड कितनी होती है? 3 होती है। सबसे कम साइड क्या होती है? 3। सबसे कम एक पॉलीगन बनाने के लिए सबसे कम साइड कितनी होती है? 3। 3 से तो ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10,000 20,000 कितनी भी हो सकती है। तो मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम, कुछ भी पूछे, एन की वैल्यू क्या लगानी है तुम्हें? 3 लगानी है। मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा जाएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा जाएगा, और एन की वैल्यू दोनों में क्या लगानी है? 3 लगानी है, क्योंकि 3 से कम होती नहीं है, 3 से ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 3 लगा दो। 3 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 में से 2 गया 1, 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 से हम 180 को काट देंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है? 60 होता है। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है? 60। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दो। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360/n। n कितना लगाओगे? 3 लगाओगे दोबारा से, क्योंकि ये कम होता चला जाएगा। 4 लगा दोगे कम हो जाएगा, 5 लगा दोगे और कम हो जाएगा। कितना आया? 120। कितना आ गया? 120। तो ईच मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 120। आया समझ में? एन की वैल्यू क्या लगानी है आप सबको? 3 लगानी है, 3 से ज्यादा नहीं लगानी है। अगला क्वेश्चन नहीं है आगे। आगे जो है वो है क्वाड्रिलेटरल टॉपिक। अब तक हम जितना भी पढ़ा था वो सब क्या था? एक बेसिक था, और पॉलीगन के बारे में अच्छे से हमने समझ लिया है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं, क्वाड्रिलेटरल है क्या वाला, क्या पढ़ेंगे हम ऐसा इसमें क्वाड्रिलेटरल में? क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये बहुत जरूरी है, एरिया एंड पेरीमीटर में बहुत लगने वाला है। अभी हमने पीछे की तरफ पढ़ा कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितनी साइडों से मिलकर बना होता है? 4 साइडों से मिलकर बना होता है। तो क्वाड्रिलेटरल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि इसके पास कितनी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए? 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है ऐसा बने, ये भी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। बस 4 साइड होनी चाहिए, कैसा भी फिगर बनाओ। तो 4 साइड वाला ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के पास बेसिक कितनी साइडें होती हैं? 4। ये क्या है? एक एंगल, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसके पास एंगल भी कितने होते हैं? 4 एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं इसके पास? 4 एंगल होते हैं। वर्टेक्सेस कितनी होती हैं? वर्टेक्सेस मतलब कोने कितने? तो 1 2 3 4। तो इसके पास कोने कितने होते हैं? 4 वर्टेक्स। कितने होते हैं? 4 वर्टेक्स होती हैं इसके पास। 1 2 3 4। इसके पास कितनी वर्टेक्स हो गई? 4 वर्टेक्स हो गई। डायगोनल कितने होते हैं? 1 जो आपस में मिलाएं, 2। कितने होते हैं इसके पास? नंबर ऑफ डायगोनल 2। फॉर्मूला भी बताया था। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं इसके पास? 2। तो उसके पास क्वाड्रिलेटरल हम उसको बोलेंगे जिसके पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं बेसिक। 4 साइड होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल बोल देना, कोई टेंशन नहीं है। 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होती हैं और 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स कितने होते हैं हमारे पास? 2 होते हैं।
अब ये क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स के बारे में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप की हम बात करें तो कौन कौन से होंगे? पहला टाइप काइट, दूसरा टाइप ट्रेपेजियम, दूसरा टाइप ट्रेपेजियम, तीसरा टाइप पैरेललोग्राम। बेसिक कितने टाइप होते हैं इसके पास? 3, एक काइट, एक ट्रेपेजियम और एक पैरेललोग्राम। काइट का मतलब क्या है? जिसके पास कोई भी पैरेलल साइड नहीं हो, नो पैरेलल साइड्स, जिसके पास एक भी पैरेलल साइड ना हो उसको क्या कहेंगे हम? काइट। नो पैरेलल साइड्स या फिर लाइन सेगमेंट, उसको हम काइट कहते हैं। ट्रेपेजियम, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसके पास एक पेयर हो उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। जिसके पास एक भी पैरेलल साइड का पेयर ना हो उसको हम काइट कहते हैं। जिसके पास ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब क्या है? जिसके पास एक भी पैरेलल साइड ना हो। पैरेलल मतलब आमने सामने, मतलब जिनके बीच में दूरी बराबर रहे। पैरेललोग्राम, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। ऑन द बेसिस ऑफ, इसके ऊपर बात करी गई है। जिसके पास दो पेयर हो, जिसके पास 2 पेयर हो पैरेलल साइड के, वो पैरेललोग्राम। जिसके पास एक है वो ट्रेपेजियम, जिसके पास एक भी नहीं है वो काइट। काइट कैसी बनती है? काइट कैसी बनती है? तो काइट इसमें तो नहीं दे रखी है, काइट हम बना लेते हैं। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है। कोई भी लाइन किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं और बनाता हूं बढ़िया सी, क्या अब आपको पैरेलल दिखाई दे रही है? पहले तो आपको थोड़ी बहुत मान लो दिखाई दे रही होगी। क्या ये वाली लाइन इसके पैरेलल है? तो नहीं है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है? तो नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं हम? काइट कहते हैं। उसको ही को क्या कहते हैं हम? काइट कहते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब क्या है? ट्रेपेजियम का मतलब क्या है? जिसके पास एक पेयर हो पैरेलल साइड का। जैसे ये दोनों पैरेलल हो गई, अब इन्हें आपस में जोड़ दो। ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ये क्या है? एक काइट है। जैसे मैंने ये बना दिया, ये 2 पैरेलल लाइन हो गई, इनको आपस में जोड़ दो तो ये भी क्या है? एक ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के अंदर एक पेयर होना चाहिए पैरेलल लाइन का, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रेपेजियम। एक 1 पेयर है तो उसको क्या कहेंगे हम? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? जिसके पास 2 पेयर हो। 2 पेयर मतलब जैसे ये 2 लाइन खींची मैंने, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, तो अब ये भी क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये भी क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। ये वाली साइड इसके पैरेलल हो और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो, उसको क्या कहते हैं हम? पैरेललोग्राम कहते हैं। आमने सामने की साइड आपस में क्या हो? पैरेलल। पैरेलल मतलब जिनके बीच में दूरी सेम रहे, एक लाइन में चलते रहे। एक लाइन में चलने पर उसको क्या बोला जाता है? पैरेलल बोला जाता है। आया? इसका कोई टाइप नहीं है, काइट का कोई टाइप नहीं है, ट्रेपेजियम का कोई टाइप नहीं है, और पैरेललोग्राम के कितने टाइप है? 3 टाइप है।
बेसिक सबसे पहले कितने हैं? 2। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करेंगे, प्रॉपर्टीज आराम से याद हो जाएंगी। इसके कितने टाइप होते हैं? 2। बात करें तो रोम्बस और रेक्टेंगल। रोम्बस के पास भी पैरेलल साइड होती है आमने सामने की, रेक्टेंगल के पास भी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। और तीसरे की बात करें तो वो है हमारे पास स्क्वायर। भैया ऐसे क्यों बना रहे हो? ऐसे ही बना लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारे पास? स्क्वायर। स्क्वायर की भी आमने सामने की साइड क्या होती है? पैरेलल। तो पैरेललोग्राम के 3 टाइप होते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। स्क्वायर जो है इकलौता क्वाड्रिलेटरल का टाइप ऐसा है जो इन सब की प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी, रोम्बस इसमें, रेक्टेंगल इसमें। क्या हमसे पूछे कि हम क्या एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? क्या हम एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। क्या हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। क्या हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। क्या हम एक रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं? क्या एक रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं? तो कह सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की साइड तो बराबर होंगी। रेक्टेंगल को क्या हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। पर अगर हम ऊपर से उल्टा आए, क्या हम पैरेललोग्राम को रोम्बस कह सकते हैं? तो नहीं कहेंगे। क्या हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हैं? नहीं कहने वाले। क्या हम पैरेललोग्राम को स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कहने वाले। क्या हम रोम्बस को स्क्वायर कह सकते हैं? तो नहीं कहने वाले। हम रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं? तो नहीं कहने वाले। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो यस, ऊपर से नीचे आए तो नो। साइडवेज मूवमेंट गलत है। मैं कहूं रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है? नहीं। रोम्बस रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं। क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो जाएगा? नहीं होगा। क्या ट्रेपेजियम काइट हो जाएगा? नहीं होगा। बस ऊपर से नीचे से कहां जाना है? ऊपर। अगर आप नीचे से ऊपर चल रहे हो तो यस, ऊपर से नीचे चल रहे हो तो नो। ऊपर से नीचे चल रहे हो तो नो। टेढ़े मेढ़े कैसे भी चलो नो। यस एक कंडीशन में कि नीचे से कहां जाओ? ऊपर जाओ। नीचे से कहां जाओ? ऊपर जाओ। ये अगर आपको ऐसे याद हुआ तो आप बहुत सारी चीजों को बता पाओगे। अभी आपको मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, पर हम इन चीजों को ये क्यों नहीं कह सकते। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ोगे। जैसे मैं एक अपनी तरफ से सवाल पूछता हूं, क्या एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो हाँ, क्योंकि हर एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल बन सकता है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, सही है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस हो सकता है। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो कहां से कहां आ रहे हैं हम? ऊपर से नीचे। तो ये क्या होगा? नो। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो यस ये क्या है? करेक्ट है। एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, गलत है। साइडवेज जाओगे, गलत। नीचे से कहां जाना है? ऊपर जाना है। एवरी काइट इज अ पैरेललोग्राम, गलत है। बस नीचे से कहां? ऊपर। एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, गलत है। ऊपर से कहां आ रहे हैं? नीचे। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, सही है। नीचे से कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि एवरी rectangle is a square, every rectangle is a square। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना प्यारा सा जवाब। every rectangle is a trapezium, गलत है। साइडवेज मूवमेंट, गलत है। नीचे से ऊपर जाना है। समझते हैं इन सब के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? स्क्वायर। सबसे पहले क्या समझते हैं? स्क्वायर क्या है और कैसे ये वर्क कर रहा होता है, अपनी प्रॉपर्टीज कैसे गेन करेगा। हम किसको स्क्वायर कहने वाले हैं? तो स्क्वायर,
स्क्वायर हम उसको कहते हैं जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हो। ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड्स दे रखी हैं वो सब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर मतलब है कि मैंने मान लो एक स्क्वायर बनाया और मान लो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया रेड कलर से, ये रिंग से देते हैं, नाम देते हैं इसका कुछ ABCD। तो पहली प्रॉपर्टी का कहना यह है कि जितनी भी साइड्स हैं वो सब बराबर होनी चाहिए। साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास, AB BC CD DA। तो ये चारों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। मतलब कि अगर AB BC CD और DA अगर ये चारों साइड बराबर हुई तो वो क्या कहलाया जाएगा, एक स्क्वायर कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाया जाएगा, एक स्क्वायर कहलाया जाएगा। आगे और समझते हैं। इसकी जो साइड्स है वो पैरेलल होनी चाहिए। इसकी जो आमने सामने की साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल। और ये हमने पहले ही समझ लिया कि ये किसका टाइप है, एक पैरेललोग्राम का। और पैरेललोग्राम के आमने की सामने साइड बराबर पैरेलल होती है। और आगे समझते हैं। इसका हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल वो 90 का होना चाहिए। हर एक इंटीरियर एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मतलब कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D चारों बराबर होने चाहिए। और चारों का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। एंगल ABCD ये चारों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और हर एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। और समझते हैं डायगोनल। तो जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर होने चाहिए और बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को। जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर होने चाहिए और बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को। बाइसेक्ट इन द सेंस मतलब क्या है, डायगोनल्स स्क्वायर, पहले तो डायगोनल्स कौन से होंगे, AC और BD, AC और BD। तो AC और BD पहले मैं अपनी तरफ से करेक्ट करता हूं कि AC और BD वो आपस में बराबर होते हैं। AC और BD इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या होते हैं इसके, बराबर होते हैं। तो AC जो है वो किसके बराबर होगा, BD के। AC जो है वो BD के बराबर होगा। दूसरी चीज, ये जहां पर इंटरसेक्ट करें, जैसे O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, कहां पर करें, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। O पॉइंट पर ये रहा, यहां पर क्या करें, ये इंटरसेक्ट करें। अगर ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो ये आधे आधे में इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब कि जो OA है ये OC के बराबर होगा और OB है वो OD के बराबर होगा। मतलब इन द सेंस ये है कि OA, OB, OC और OD ये चारों बराबर होते हैं। OA, OB, OC और OD ये चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये आधे आधे पर क्या करेंगे, कट करने वाले हैं। और क्या सिनेरियो है जी, तो इसका ये जो एक दो डायगोनल के बीच में ये जो एंगल बनना है, ये वाला, ये कितने का होता है, 90 का। ये एंगल कितने का होता है, 90 का। इसका नाम क्या होगा, DOC। तो एंगल DOC, एंगल BOC, ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं, AOB और एंगल AOD ये सब कितने के होते हैं, 90 के। ये सब कितने के होते हैं, 90 के। बेसिक है। पहला, चारों साइड बराबर होंगी। दूसरा, एंगल 90 के होंगे। तीसरा, डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि कोई चीज दो इक्वल हाफ्स में बांट देना, दो इक्वल चीजों में बांट देना। जैसे 10 रुपए का बाइसेक्ट 5 दो हिस्से कर देना। तो ऐसी AC के दो हिस्से OA और OC, ऐसी OB और OD, और ये चारों आपस में बराबर होते हैं। और हर एक एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर की। इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। बस ये प्रॉपर्टीज क्या करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। ऐसे हम आगे समझते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एज ए सिमिलर है, बस थोड़ा सा क्या है,
सिमिलर है, बस एक प्रॉपर्टी में अंतर आएगा, बस उसको समझना। एक प्रॉपर्टी में अंतर क्या है? जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका नाम दिया ए बी सी डी। स्क्वायर में क्या था कि चारों साइड बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पर इसमें क्या है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में बराबर होंगी। ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। मतलब कि AD जो है वो BC के बराबर होगा, AD जो है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, और AD जो है वो BC के बराबर होगा, और AB DC के बराबर होगा, AB DC के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल रहने वाली है। AB DC के बराबर, AD BC के बराबर। और क्या रहने वाला है, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। क्या स्क्वायर की नहीं थी क्या? क्या स्क्वायर की नहीं थी क्या? ये टाइप किसका है, पैरेललोग्राम का। और पैरेललोग्राम में तो दो पेयर तो मिलेंगे तुम्हें पैरेलल, तो इसकी भी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका भी हर एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सब कितने के होंगे, 90 के होंगे। इसका भी डायगोनल बराबर होंगे, इसके भी डायगोनल्स बराबर होंगे, इसके भी डायगोनल्स बराबर होंगे। AC किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। सिमिलर है। अंतर क्या है, बस उसकी चारों साइड बराबर थी, इसकी अपोजिट साइड बराबर है, और कोई अंतर नहीं है। पूरा एज इट इज, पूरा सेम है, कुछ नहीं करना है। OA किसके बराबर होगा, OB OC और OD के, और हर एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। हर एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। पूरा सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि डायगोनल्स बराबर तो उसके भी बराबर है, ये चारों बराबर तो उसके भी चारों बराबर है, ये सब 90 के उसमें भी चारों 90 के। बस अंतर क्या है, यहाँ पे चारों साइड बराबर है, वहां पर दो साइड बराबर है, AD बराबर BC और AB बराबर DC। बस ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। डायगोनल उसके भी बाइसेक्ट कर रहे थे, डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल उसके भी बराबर थे, डायगोनल इसके भी बराबर है। थोड़ा सा अंतर है। तो स्क्वायर को अगर हमें रेक्टेंगल बनाना पड़े तो उसकी अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए, या रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर बनाना पड़े तो उसकी अपोजिट साइड से हमें चारों साइड बराबर करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। रोमस क्या पढ़ के आए हम, रोमस जो है वो एज अ स्क्वायर बिहेव करेगा, एज अ स्क्वायर बिहेव करेगा। रोमस की भी चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ रोमस ऑफ द सेम मेजर, चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। एक रोमबस बनाते हैं, एक रोमबस। ये बनाया एक रोमबस, इसके अंदर देखते हैं ABCD, इसकी भी चारों साइड क्या होंगी, बराबर। स्क्वायर की चारों साइड बराबर थी, रोमबस की भी चारों साइड बराबर होती है। तो ABCD के बराबर होगा, ABBCCDDA, ये चारों क्या होंगी, बराबर। ABBCCDDA, ये चारों क्या होंगी, बराबर। ABBCCDDA, ये चारों क्या होंगी, बराबर होने वाली है। और क्या समझते हैं हम, जो अपोजिट साइड्स हैं रोमबस की वो पैरेलल होती हैं। क्या स्क्वायर की नहीं थी क्या, क्या रेक्टेंगल की नहीं थी क्या, क्या रोमबस की तो है ना। तो ये पैरेललोग्राम के टाइप है, और अगर पैरेललोग्राम के टाइप होंगे तो उसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। ABBCCD और D, इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। स्क्वायर में हर एक एंगल 90 का था, रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 का था, पर इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब D वाला B के बराबर होगा, A वाला C के बराबर होगा, A वाला C के बराबर होगा, B वाला D के बराबर होगा।
सिंपल सा लिखो, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के और एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। क्या इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे भैया? तो करेंगे, पर इसके डायगोनल बराबर नहीं होते। स्क्वायर के सभी डायगोनल बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के सभी डायगोनल बराबर होते हैं, पर रोम्बस के हर एक डायगोनल बराबर नहीं होता, बस ये बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बराबर का मतलब क्या है? सेंस निकालेंगे। डायगोनल बराबर का मतलब क्या है? तो डायगोनल की बात करें तो हम एक और फिगर बनाते हैं इधर, ए बी सी डी, ये बना एक डायगोनल और ये बना एक डायगोनल, ये मान लिया ओ। तो इसका ये जो ए सी है ये बी डी के बराबर नहीं होता, वो बस स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है और किसी में नहीं होता। पर ये जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर होगा और ये जो ओ बी है ये ओ डी के बराबर होगा। इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। मतलब ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा और जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर होगा। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? कि ये सभी एंगल 90 के होते हैं, सभी एंगल 90 के होते हैं। क्या स्क्वायर के थे, रेक्टेंगल के थे, और रोम्बस के हैं तो होंगे, तीनों के हैं अब तक जितने भी पढ़े हमने, सभी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और अपोजिट ये जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट करते हैं। एक और नई चीज हमने इसमें ये पढ़ा है कि ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। अगर कोई भी लाइन पैरेलल दे रखी है तो इसके एडसेंट एंगलों का सम 180 होता है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ए वाली लाइन सी के ये जो ए डी लाइन है ये बी सी के पैरेलल है, ये तो पढ़ा है हमने। तो इसका एक एंगल उठा लो, इसका भी एक एंगल उठा लो, दोनों अगर ऊपर के उठा रहे हो तो ऊपर के उठाओ, नीचे के उठा रहे हो तो नीचे उठाओ। तो ए और बी का सम 180 होगा, सी और डी का सम 180 होगा। ऐसे सेम बी और सी का सम 180 होगा, ए और डी का सम 180 होगा। यहां लिखा हुआ है द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे बी, तो बी किससे जुड़ा हुआ है? ए से और सी से। डी तो सामने है, डी क्या है? अपोजिट है। डी क्या है? अपोजिट है। ये क्या है? एडसेंट। ये भी क्या है? एडसेंट। तो अगर ये दोनों एडसेंट है तो एडसेंट एंगलों का सम कितना होता है? 180। मतलब कि अगर हम एंगल ए और बी को जोड़ें 180 आएगा, अगर एंगल हम बी सी को जोड़ें तो भी 180 आएगा, अगर हम एंगल डी और सी को जोड़ें तो भी 180 आएगा, और एंगल अगर हम ए और डी को जोड़ें तो भी 180 आएगा। कोई से भी लगातार वाले दो एंगलों को जोड़ते हैं, जैसे ये कोई से भी अगर हम लगातार वाले को जोड़ देते हैं तो सम कितना आता है? 180 आता है हमेशा। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं रोम्बस। रोम्बस तो छोड़ो, आगे पढ़ते हैं हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर करके पढ़ोगे याद हो जाएगा। पैरेललोग्राम एज इट इज बिहेव करेगा जैसे हमने स्क्वायर की चारों साइड बराबर थी, रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड बराबर थी और सब प्रॉपर्टी सेम थी, ऐसे सेम रोम्बस और पैरेललोग्राम में होता है। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है और सब प्रॉपर्टी सेम है। रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी है, रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जैसे पहला, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेललोग्राम की बराबर होंगी। इसकी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। ए बी सी डी, तो ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। और बी सी किसके बराबर होगा? डी ए के। ए बी किसके बराबर होगा? डी सी के। और बी सी किसके बराबर होगा? डी ए के। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और क्या पढ़ा था भाई हमने रोम्बस में? रोम्बस में ये पढ़ा था कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, कि ए जो है वो सी के बराबर होता है, बी जो है वो डी के बराबर होता है। तो वो यहां भी होगा। इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे? पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करेंगे। इसके भी अपोजिट एंगल क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब हम ये कहें कि एंगल ए जो है वो सी के बराबर होगा और बी जो है वो डी के बराबर होगा। ये तो हमने रोम्बस में भी पढ़ा था।
रोमस में हमने ये भी पढ़ा था कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए ओ सी, ओ ए और ओ सी। एक और अंतर है, ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के, और ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के। ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। एक अंतर है एक और, रोमबस से पैरेललोग्राम। रोमबस में ये वाला एंगल 90 का था, ये जो सेंटर पे एंगल जो बनना था वो 90 का था, पर पैरेललोग्राम में 90 का नहीं होता है, पैरेललोग्राम में 90 का नहीं होता है। रोमबस में ये जो चारों एंगल थे कितने के थे, 90 के, ये, पर पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, बस ये बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं करते। क्यों नहीं होता वो आगे जाके समझोगे बड़ी क्लासों में। सब प्रॉपर्टी सेम है, बस रोमबस की चारों साइड क्या होती है बराबर, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है बराबर। पैरेललोग्राम के ये डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, पर रोमबस के 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इन सब का एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन तो निकालेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब मैंने शुरू में ही बता दिया था कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल। तो अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, जब भी हम उसको क्या बोलोगे, ट्रेपेजियम। एक साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब मैंने अभी बताया था ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका ये वाला एंगल उठाओ, पैरेलल वाली का ही उठाना है, पैरेलल वाली में से ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी का मैंने ए उठा लिया और सी डी का मैंने डी उठा लिया। अगर मैंने इधर का ये उठाया ये उठाया, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। इन दोनों का सम कितना होता है, 180। नहीं आया और समझो, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसका एक कोना उठाओ, इसका एक कोना उठाओ, उन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। उन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्या ये वाली लाइन ऐसे पैरेलल है, नहीं है, ये आगे जाके मिल जाएंगी यहां पर। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, तो इसका ए और इसका बी अगर उठा लोगे तो इसका सम 180 नहीं आएगा। ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, और जब नहीं है तो इसका ए और इसका बी उठा लिया तो 180 नहीं आएगा। जैसे मैंने और पूछा अपनी तरफ से कि जैसे मैंने ये बनाया, ए बी सी डी, अब मैंने पूछा कि कौन सी साइड का सम 180 आने वाला, किस एंगलों का सम। तो ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल। तो इसका एक एंगल उठाओ, इसका एक एंगल उठाओ, पैरेलल से जुड़ा हुआ, उन दोनों का सम कितना होगा, 180। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? अगर मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल होती या नहीं होती, ये प्रॉपर्टी हम लगाते, तो इसका एक एंगल उठाया, इसका एक एंगल उठाया, क्या इन दोनों का सम 180 होगा? तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। हमें कहाँ का उठाना होता है, सिर्फ पैरेलल वाली का। पैरेलल है ये दोनों, इसका एक कोना पकड़ो उठा लो, इसका एक कोना पकड़ो उठा लो, एक बार एक पैरेलल लाइन का, एक बार एक पैरेलल लाइन का। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ऐसे इन दोनों का सम कितना होगा, 180 आया। दो पैरेलल लाइन में से एक कोना उठाने का, दोनों का सम 180 करने का, सिंपल है। डायगोनल ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो, मतलब कि अगर ये जो डायगोनल है इसके सेम रेशियो पर करते हैं, जैसे ये अगर 1:2 पर डिवाइड हुए तो ये भी 1:2 पर डिवाइड होंगे। नहीं आता है पेपर में, पर अगर जान लो कि ये वाला जो डायगोनल है इसके ये बराबर तो नहीं होते कि OB जो है वो OD के बराबर होगा, पर अगर ये 2 है, अगर ये 4 है तो ये भी 2 और 4 ही होगा। ऐसे सेम रहता है हमेशा। आगे बचा काइट। काइट का मतलब क्या है? काइट का मतलब है नो पैरेलल साइड्स। काइट का मतलब क्या है? विच हैव नो पैरेलल साइड, उसको क्या कहते हैं हम?
काइट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, काइट कहते हैं जी। पतंग बनेगी, उड़ने वाली है, मकर संक्रांति अभी है। द पेयर ऑफ एडजेंट साइड ऑफ अ काइट्स ऑफ द सेम लेंथ, एडजेंट साइड जो है उनके जो पेयर हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। सेम लेंथ मतलब कि अगर ये 5 है, ये मान लो ए बी सी डी, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, मतलब ए बी जो है वो बी सी के बराबर होता है, ए बी जो है वो बी सी के बराबर होता है, और ए डी जो है वो डी सी के बराबर होता है। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 10 है तो ये 10 होगा। हमेशा ये वाली साइड ये वाली बराबर होती है और ये वाली बराबर होती है। पतंग जब भी क्या रहेगी, बैलेंस रहने वाली है। तो ए बी बी सी के बराबर होती है, अलग ही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल किसी में नहीं आई अभी तक। तो एडजेसेंट साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और क्या होता है, तो इसमें लार्जेस्ट डायगोनल जो है वो काइट को बाइसेक्ट करता है स्मॉलेस्ट डायगोनल पर। ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, ये कितने के बनाते हैं, 90 के एंगल। ये कितने के बनाते हैं, 90 के एंगल। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 काइट के अंदर, अगर ये डायगोनल है तब। ऐसे टेढ़ी कोई लाइन सेगमेंट कर्व नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट और ये हो गया लार्जेस्ट। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द सेम मेजर, इसमें बस एक जो एंगल है वो बराबर होता है, और वो कौन सा होता है, वो ये वाला एंगल ए जो है वो सी के बराबर होता है। एंगल ए जो है वो सी के बराबर होता है। ये वाला इसके नहीं होता, क्योंकि ये चौंच है नीचे की तरफ और ये बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, छोटा, यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, बड़ा। पर ये वाला इसके बराबर होता है। बेसिक एडसेंट साइड क्या होती है, बराबर। एडसेंट मतलब पड़ोसी, ये इसके, और एंगल ए किसके बराबर होता है, सी के। ये वाला इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉपर्टी याद करनी है वो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोमस की याद करनी है। काइट और ट्रेपेजियम आपसे बहुत कम पूछा जाएगा। ट्रेपेजियम की सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो आपकी लगने वाली है कि पैरेलल साइड के एडसेंट एंगलों का सम कितना होता है, 180। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या है आप सबके लिए एक जगह लिख दिया गया है। जैसे हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर। अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, पैरेलल। हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का। और डायगोनल कैसा क्या करता है, डायगोनल क्या करने वाला है, बाइसेक्ट ईच अदर, सेम लेंथ है, मिड 90 है। तो ये सब आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ये सब आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। मेरी मानो तो तुम बस प्रॉपर्टी याद कर लेना पिछली वाली, इससे ज्यादा कुछ मत करना। आगे चलते हैं। पहला सवाल, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90, 75। द फोर्थ एंगल इज, चौथा एंगल क्या होगा। एक एंगल 75 है, दूसरा 90 है। एक एंगल 75 है, दूसरा 90, तीसरा 75, तो चौथा क्या होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम कितना होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम अगर हम निकालें तो वो कितना आता है, 360। चारों एंगलों का सम कितना आता है, 360। तो 360 आने वाला है, तो 75, 90, 75, और चौथे एंगल को हमने मान लिया x। चौथे एंगल को क्या मान लिया, x इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। तो 75, 75, 150, 150, 90, 240, 240 प्लस x कितना आ जाएगा, 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 360 माइनस 240, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120। x बराबर कितना आ जाएगा, 120। 120 कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी वाला। इजी था। चारों एंगलों का सम जो है वो 360 होना चाहिए। तो 3 एंगल पता है, चौथा चाहिए, तो इन सबको जोड़ो, और इसमें क्या जोड़े ऐसा कि 360 आ जाए, तो हमें 120 जोड़ना पड़ेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हाँ अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, होती है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, नहीं, 90 डिग्री के जो डायगोनल है वो सिर्फ 90 डिग्री की जो डायगोनल है वो सिर्फ स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोमस,
ये करते हैं और कोई नहीं करता। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं ये भी गलत है, ये इसका आंसर यही है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, नहीं, ऑल एंगल किसके बराबर होते हैं? सिर्फ स्क्वायर के, और किसी के नहीं होते। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है, अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। आगे की तरफ चलते हैं। ABCD इज अ रोम्बस सच दैट ACB इज इक्वल टू 40। हमें एक क्या बनाना पड़ेगा? रोम्बस। ध्यान से समझना, सिंपल नहीं है। ABCD जो है क्या है? एक रोम्बस है जिसमें कि ACB 40 का है। ACB एंगल ही नहीं बनना, लाइन खींचो, ACB, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं कर्व में। ये भी क्या है? एक रोम्बस है, पतंग मत समझना। ABCD क्या बनाना है? ACB ACB कितने का है? 40 का। तो मैं क्या निकालना है? ADB क्या निकालना है तुम्हें? ADB कितना है? ADB निकालना है तुमको। ADB क्या करना है? निकालना है। सिमिलर एक रोम्बस है, ये क्या? एक रोम्बस है, और रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो सब 90 के होते हैं। डायगोनल कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 पर। तो ये कितना हो गया? 90। ये हो गया 40, और ये एक ट्राइंगल है, ये OBC क्या? एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180। तो ये 90 और 40 130, और 130 में ऐसा क्या जोड़े कि 180 आ जाए? एंगल O, एंगल C और एंगल B, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, क्योंकि एक ये ट्राइंगल है। एंगल O कितने का है? 90 का। C कितने का है? 40 का। हमें B चाहिए, हमें क्या चाहिए? B चाहिए। अब तक जो जिसके समझ में आ चुका है वो बहुत खेल चुका है। कितना आएगा? 130। एंगल B इज इक्वल टू 180। 130 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए? तो एंगल B कितना आ जाएगा? 50। एंगल B कितना आ जाएगा? 50। ये वाला एंगल कितना आ गया? 50। अब ये 50 है तो ये भी क्या होगा? 50। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 50 है तो ये भी कितना आएगा? 50 आएगा। इसको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं आता आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि भैया हमें प्रॉपर्टीज पहले बता दो। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर एक वीडियो आएगी, आप पढ़ना आराम से। तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा? 50। तो ये एंगल कितना आने वाला है? 50 आने वाला है। AMU के अंदर आ चुका है ये पहले। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो, अपोजिट एंगल बराबर हो। चारों साइड बराबर दो की होती है, एक स्क्वायर और एक रोम्बस की। अपोजिट एंगल सिर्फ स्क्वायर के भी 90 90, हर एक एंगल 90 का होता है, और रोम्बस के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 राइट एंगल। तो डायगोनल तो दोनों के बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर अपोजिट एंगल किस में बराबर होते हैं? सिर्फ रोम्बस में। ऑल साइड्स आर इक्वल बोला है तो ये दो ऑप्शन बचे, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि इनकी अपोजिट साइड बराबर होती है। ये दो बचे, पर अपोजिट एंगल किसके बराबर होते हैं? रोम्बस के। इसके तो चारों ही बराबर होते हैं। इसकी तो हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। इफ द एडसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर एडसेंट एंगल मतलब ये A और B एडसेंट है एक दूसरे के, आपस में एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो आर इक्वल, ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो क्या होगा? तो पैरेललोग्राम में बताया था कि इन दोनों का सम कितना होता है? 180। कोई से भी एडसेंट एंगल को उठा लो, इन सब का सम कितना होता है? 180। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को अपने अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का। और जैसे ही 90 का होगा तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90। ये सब कितने के होंगे? 90 का। जब तो 180 आएगा, जब तो 180 आएगा और बराबर आएंगे। देन द पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम क्या होगा? तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर। अब ये सभी एंगल 90 के बन चुके हैं और अपोजिट साइड बराबर है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? रेक्टेंगल की।
रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होती है और हर एक एंगल 90 का होता है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल कितना होना चाहिए? भैया क्या यहाँ कॉनकेव से कुछ लेना देना है? कॉनकेव से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का सम पूछा है, तो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम कितना होता है? 360। मजाक मजाक में मोर देन 360 मत लगाया ना। एक एंगल जो है वो 360, एक एंगल 360 क्या 180 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो ये तो वैसे ही गलत है। हमेशा क्या होना चाहिए? 360 के बराबर होते हैं, चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रेगुलर, इर्रेगुलर, जितने भी पढ़े हैं हमने उन सबका सम जो है वो हमेशा 360 आता है एक क्वाड्रिलेटरल के। आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। आपने अगर अभी तक एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से करिए और न्यू एरा क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए। और एक हमारा ऐप है एंट्रेंस वाला, उस पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी और उस पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पेड हैं तो उसके ऊपर एक कूपन कोड लगाना, वो आपको एंड में देखने को मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। जल्दी से जल्दी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करिए 8439844344 पर। और इस चैनल के ऊपर आपको सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथमेटिक्स और इन सब के जो जितने भी लेक्चर आ रहे हैं वो आपके वन शॉट में ही आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी उन सबको देखिए। और कैसा लगा ये लेक्चर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर जाना, और आपको अगला चैप्टर किसके ऊपर चाहिए वो भी आप सब कमेंट बॉक्स के अंदर बताकर जाना। और अपने दोस्तों को, आपके जितने भी स्कूल के फ्रेंड हैं उन सबको क्या कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, उनका भी सिलेक्शन ईएमयू के अंदर होना चाहिए।